हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। यानी आपसे ये कहा गया है कि वो तरल पदार्थ जो कि विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने देते हैं, वो किसके सॉल्यूशन होते हैं। आपको ये बताना है कि वो किसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें लिक्विड की, जैसे कि हम लिक्विड की बात कर रहे थे, तरल पदार्थों की बात कर रहे थे, ऐसे तरल पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो जाती है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर था, ठीक है, अशुद्ध पानी जिसे कहते हैं आप, डिस्टिल्ड वाटर, यानी जिसमें मिनरल्स और सॉल्ट नहीं होते, तो ऐसे पानी से जो आपका विद्युत धारा था या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो रही थी, वो कंडक्ट नहीं कर रहा। वहीं जब हम बात करते हैं नींबू के रस की, यानी लेमन जूस की, या नमक के घोल की, तो हमने ये देखा था कि ये ऐसे लिक्विड हैं जिनसे जो है करंट फ्लो करती है। और हमने क्या निष्कर्ष निकाला था, हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो आपके सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि एसिड का सॉल्यूशन, बेस का सॉल्यूशन और सॉल्ट का सॉल्यूशन, यानी जो लवण है उनका घोल या सॉल्यूशन, आपके जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उनका सॉल्यूशन, और जो आपके एसिड यानी कि अम्ल होते हैं, उनका जो घोल होता है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा पास हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है करा। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, यानी मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पे आपका आएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। अब आपका अगला जो है स्टेटमेंट है, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। यानी अगर हम किसी भी घोल से, किसी भी सॉल्यूशन से जो है इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, ठीक है, किससे पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को पास कराते हैं, तो हमें कैसा इफेक्ट या कैसा प्रभाव दिखाई दे। यानी जब भी आप विद्युत धारा को, जब भी आप विद्युत धारा को किसी सॉल्यूशन या किसी घोल से पास कराते हैं, तो इसके कारण कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सा प्रभाव होता है। तो जब भी हम किसी घोल या किसी सॉल्यूशन या कोई लिक्विड है, उससे जब हम विद्युत धारा को पास कराते हैं या फ्लो कराते हैं, तो हमें जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव जो है हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव हो। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यानी अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से करंट को यानी धारा को प्रवाहित करते हैं, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द, तो क्या होता है, जो आपका कॉपर है यानी जो आपका तांबा है वो डिपॉजिट हो जाता है, कहाँ
कहाँ पे डिपॉजिट होता है? एक प्लेट में, जो कि किस टर्मिनल पे कनेक्ट होती है, यानी डैश टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी आपको ये बताना है कि कॉपर की प्लेट कौन से टर्मिनल में जो है जुड़ी हुई है, जिस पे कॉपर यानी तांबे का जो है लेयर बन जाता है या तांबा डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर हम बात करें एक कॉपर सोल्यूशन की, जिसको हमने एक बैटरी के माध्यम से, ठीक है, एक हमने कॉपर सोल्यूशन लिया किसी बर्तन में, कोई भी आपका जो आपका प्लास्टिक का बर्तन है, और आपने क्या किया, एक बैटरी ली, उसको तार से जोड़ा, और उसके दो सिरों में, यानी जो तार जो उसके दोनों टर्मिनल से जो कनेक्टेड तार है, उनके सिरों में हमने एक एक कॉपर की प्लेट यानी तांबे की एक प्लेट लगा। अब इन तांबे की प्लेट को हमने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा, और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपकी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल से जुड़ी है, उस कॉपर की प्लेट पे हमें कॉपर की एक लेयर डिपॉजिट होती हुई दिखाई। तो यानी जब हम बात करते हैं कॉपर का डिपॉजिशन की, जो कि आपके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर जो है वो जो आपका कॉपर की प्लेट है उस पर डिपॉजिट हो रही है, जो कि आपके नेगेटिव टर्मिनल पे या ऋण टर्मिनल से जुड़ा है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। यानी इफ यू पास current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal of the battery. अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called, यानी वो प्रक्रिया जिसमें हम एक लेयर को, एक जो लेयर है उसे हम बनाते हैं किसी मेटल के ऊपर, और वो जो लेयर है वो हम अपने अनुसार यानी अपनी जो है इच्छा के अनुसार कोई एक लेयर किसी जो मेटल की सरफेस है या जो पदार्थ है या कोई भी धातु है उसके ऊपर हम बनाते हैं, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा की मदद से जो हम प्लेटिंग करते हैं या जो लेयर बनाते हैं दूसरे मेटल के ऊपर, दूसरे पदार्थ के ऊपर, उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली वह प्रक्रिया जिसमें हम विद्युत धारा की मदद से किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ के ऊपर दूसरे मेटल की या दूसरे मटेरियल का जो है लेयर बनाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। अब आपका अगला प्रश्न है, when the free ends of a tester are dipped into solution, यानी जब हम जो टेस्टर है आपका, जैसे कि हमने चैप्टर में आपके दो तरीके के टेस्टर्स देखे थे, एक जिसमें हमने बल्ब लगा रखा था और दूसरे में हमने आपका मैग्नेटिक कंपास लगा रखा था। तो इसमें ये कहा गया है अगर हम टेस्टर के जो फ्री एंड है यानी जो खुले हुए सिरे हैं उनको अगर हम घोल या कोई भी आपका सोल्यूशन है उसमें अगर हम डाल देते हैं, द मैग्नेटिक निडल शोज डिफ्लेक्शन। अब क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक निडल है यानी हमें यहाँ पे जो टेस्टर की बात की है वो उस टेस्टर की बात की है जिसमें हमने एक माचिस के डब्बे में जो है आपका जो मैग्नेटिक कंपास है उसे रखा। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, अगर हम जो आपका सर्किट है उसके जो फ्री एंड है या जो आपका टेस्टर है उसका जो फ्री एंड है उसे अगर हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमें जो मैग्नेटिक निडल है यानी चुंबकीय जो आपका कंपास है उसकी जो निडल है, उसकी जो चुंबकीय सुइयां हैं वो डिफ्लेक्शन शो करती है।
कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, यानी आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है, आपको इसका रीजन बताना। तो अगर हम कंपास की निडल या सुई की बात करें तो वो कब रिफ्लेक्ट होगी टेस्टर में, जब भी आपके टेस्टर के सर्किट से या टेस्टर का जो परिपथ है उससे विद्युत धारा या करंट पास हो। तो जैसे ही करंट वहां से पास होगी तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसकी जो सुई है, उसका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो आपका टेस्टर है उससे करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में इस टेस्टर के जो एंड पॉइंट हैं उनको डुबो देते हैं, तो अगर हमें जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सर्किट है इसमें करंट या धारा प्रवाहित है, यानी जो आपका सॉल्यूशन है या जो भी आपने घोल लिया है उससे करंट फ्लो कर रही है, यानी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी वो क्या है, एक गुड कंडक्टर या सुचालक। तो इससे हमें ये पता चलता है। The compass needle shows deflection, which concludes that current is flowing through the wire. यानी जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपका सर्किट है या जो आपका क्या है, ये परिपथ है जिससे आपने सॉल्यूशन को जिसमें डिप किया है, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो कर रही है। The circuit becomes complete as the free end of the testers are immersed inside a solution. और क्या हो रहा है, जो सर्किट है वो पूरा है यानी पूर्ण है, कंप्लीट है, और जो आपने सॉल्यूशन लिया है यानी जो आपने सॉल्यूशन लिया है उससे करंट पास हो रही है। तो द सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है, जो घोल है, वो कैसा है, कंडक्टिंग है, यानी वो अपने से धारा को प्रवाहित होने देता है, वो क्या है, एक चालक है। Hence deflection is obtained on the compass needle। और यही कारण है कि जो कंपास है उसकी जो निडल है या उसकी जो सुई है उसमें हमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे। Name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure may use या may cause the magnetic needle to deflect। यानी आपको 3 ऐसे जो है तरलों के या लिक्विड्स के नाम बताने हैं जिनको अगर हम इस सर्किट में, यानी इस सर्किट के ये जो आपके पास वेसल है, बर्तन है, इसमें अगर इन तरल को हम रखते हैं तो हमें इस कंपास से या जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है या डिफ्लेक्शन दिखाई दे। तो आपको ऐसे 3 लिक्विड यानी तरल पदार्थों के नाम बताने हैं जो इस सर्किट में, इस परिपथ में करंट को या धारा को प्रवाहित होने दे। तो अगर हम बात करें किसकी, कि ऐसे लिक्विड की जो इस सर्किट में हमने जो है रखना है ताकि आपको इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाई दे, तो ऐसे जो लिक्विड है वो बेसिकली क्या है, आपके सॉल्ट के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन और एसिड के सॉल्यूशन, यानी जो अम्ल है उसके सॉल्यूशन, क्षार के सॉल्यूशन और जो लवण है उनके जो सॉल्यूशन है, इन्हीं से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ऐसे जो आपके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका नमक का घोल या जो आपका नमक का पानी है वो हो गया, आपका नींबू का रस हो गया, आपका जो है वेजिटेबल ऑयल हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे जो है करंट फ्लो करेगी और हमें इस सर्किट में इनका उपयोग करना चाहिए ताकि हमें मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन दिखाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट,
सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर यानी नमक का पानी या नमकीन पानी। नेक्स्ट है लेमन जूस यानी नींबू का रस। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। These liquids can be taken in a beaker to show the passage of electricity। यानी इन लिक्विड का उपयोग, इन तरलों का उपयोग हम जो है बीकर में या कोई भी आपका वेसल है, बर्तन है, उसमें रख सकते हैं ताकि जो है विद्युत धारा इस सर्किट से, इस परिपथ से प्रवाहित हो। As they will show a deflection in the magnetic needle। और इससे क्या होगा, हमें मैग्नेटिक निडल में या चुंबकीय सुई जो है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे। अब हमारा अगला प्रश्न है, द बल्ब डज नॉट ग्लो। यानी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है, वो दीप्त नहीं हो रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा। इन द सेटअप शोन इन फिगर। यानी इस सेटअप में जो कि आपको यहाँ पे आपको दिया गया है, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी आपको क्या करना है, इसके रीजन बताने हैं कि इस सर्किट में ये जो बल्ब है ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, और आपको अपने आंसर को, अपने उत्तर को एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास एक वेसल है, बर्तन है, जिसमें हमने लिक्विड रखा है, और जो ये आपका टेस्टर है जो कि आपके बल्ब और बैटरी से मिलके बना है। इस टेस्टर के जो दो छोर है या एंड है, उनको हमने इस बर्तन में रखे लिक्विड में या तरल में डुबोया है। अब इस केस में जो है बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर, तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं। पहला रीजन, अगर हम लिक्विड की बात करें तो हो सकता है जो लिक्विड है वो पुअर कंडक्टर हो, यानी कुचालक हो, या ये भी हो सकता है कि जो हमारी बैटरी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, यूज्ड हो गई है। नेक्स्ट, ये भी हो सकता है कि जो आपका बल्ब है वो फ्यूज है, और ये भी हो सकता है कि जो कनेक्शंस किए गए हैं वो लूज हैं, यानी प्रॉपर और टाइट नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ बल्ब नॉट ग्लोइंग मे बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। यानी बल्ब या विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा है, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है, द लिक्विड में बी नॉन कंडक्टिंग। यानी जो लिक्विड है, जो तरल है, वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कैसा है, आपका हो सकता है ये आपका कुचालक हो, या पुअर कंडक्टर हो, या इससे जो है धारा प्रवाहित ना हो। In this case, the circuit is incomplete and the current does not pass through the liquid। अब इस केस में क्या होता है, जब आपका लिक्विड कंडक्टिंग नहीं है, उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या होता है, करंट जो है यानी धारा जो है इससे प्रवाहित क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, जिस कारण सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण है। B, electric current may be weak from the circuit is made up of material which is not a good conductor of electricity। ये भी हो सकता है कि जो विद्युत धारा है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, और जो हमने मटेरियल यहाँ पे यूज किया है, जिस पदार्थ का हमने इसमें उपयोग किया है सर्किट में, वो अच्छा कंडक्टर ना हो, गुड कंडक्टर ना हो, या कुचालक हो या हीन चालक हो विद्युत धारा का, और देयर इज इनसफिशिएंट एनर्जी इन द बैटरी। और ये भी हो सकता है कि जो बैटरी है उसकी जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो नहीं है उसमें, यानी खत्म हो चुकी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड। यानी एक टेस्टर है, उसके माध्यम से हमने दो लिक्विड या दो तरलों का
जो है कंडक्शन हमें जो है उसको चेक करने के लिए हमने इसका उपयोग लेबल ए एंड लेबल बी, और इनका नाम हमने क्या दिया, इन लिक्विड का नाम हमने लेबल ए या ए लिक्विड ए और लिक्विड बी रखा। इट इज फाउंड दैट बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, और ये देखा गया कि जो आपका लिक्विड ए है इसके लिए बल्ब जो है वो बहुत ही ब्राइटली ग्लो करा, यानी जैसे ही हमने टेस्टर को लिक्विड ए में रखा, तरल ए में रखा, तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करा। और कैसा ग्लो हुआ, ब्राइट, यानी बिल्कुल अच्छे से चमकीले तरीके से जो है आपका जो बल्ब है वो ग्लो करा, वो दीप्त हुआ। While it glows very dimly in the liquid B, और वही B में क्या हुआ, ये बहुत डिमली ग्लो करा, यानी बहुत ही आपको डिम लाइट मिली। ए लिक्विड में टेस्टर को रखने से एक बहुत ही अच्छी ब्राइट चमकीली जो है रोशनी मिली, वहीं बी लिक्विड में डिप करने से हमें डिम लाइट मिली। यू वुड कंक्लूड दैट, आप क्या कंक्लूड करेंगे इससे, आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला है लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, यानी अगर हम ए की बात करें तो वो अच्छा चालक है बी के कंपैरिजन में। लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए, बी अच्छा कंडक्टर है, अच्छा चालक है, किससे, ए से। बोथ ए एंड बी, यानी लिक्विड ए एंड बी, यानी दोनों के दोनों आर इक्वली कंडक्टिंग, दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे ही कंडक्टिंग है। या नेक्स्ट, कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, यानी इस प्रकार से इनकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसे हम जो है कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी तुलना हम नहीं कर सकते। आपको दो लिक्विड दिए गए हैं ए और बी, ए में टेस्टर रखा, बल्ब बहुत ही ब्राइटली, बहुत ही चमकीले से जो है ग्लो किया, काफी अच्छी लाइट दी। वहीं हमने फिर क्या किया, उस टेस्टर को उठाया और दूसरे लिक्विड पे डिप कर, अब जो लाइट आई वो डिम थी। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो ए या लिक्विड ए है वो एक अच्छा कंडक्टर है, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड बी के कंपैरिजन में। यही कारण है कि जब हमने लिक्विड ए या तरल ए में टेस्टर को डिप किया, उसे डुबोया, तो लाइट काफी अच्छी मिली। वहीं जब हमने बी लिक्विड में टेस्टर को डिप किया तो लाइट उतनी अच्छी नहीं मिली, यानी ए ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन बी, यानी जो तरल ए है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है बी के कंपैरिजन में। द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन है, जो घोल है, उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कितना किसी भी जो आपके पास सब्सटेंस है, पदार्थ है, उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इससे हमें उस पदार्थ की, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी का पता चलता है। ग्रेटर द कंडक्टिविटी, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी अगर 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 जो है कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो जो पदार्थ है उससे जो करंट फ्लो करेगी, उससे जो धारा प्रवाहित होगी वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एंड लेसर द कंडक्टिविटी, द क्वांटिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू विल बी कॉरस्पॉन्डिंगली लेस। और इसी तरीके से अगर कंडक्टिविटी कम हुई तो क्या होगा, उस पदार्थ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो भी कम प्रवाहित हो। So the conductivity of liquid A is more than that of conductivity of liquid B,
यानी इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो लिक्विड ए है यानी तरल ए है उसकी जो कंडक्टिविटी है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन। यानी जो आपका करंट है, करंट किसी भी पदार्थ से कितना फ्लो करेगा इससे हमें उसकी कंडक्टिविटी का पता चलता है। तो जब ए की जो कंडक्टिविटी हमें ज्यादा दिखाई दे रही है यानी ए क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है, इससे धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। यही कारण है कि जो आपका ए है वो ज्यादा अच्छा ग्लो कर रहा है बी के कंपैरिजन में। अब आपका अगला प्रश्न है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या शुद्ध पानी धारा को कंडक्ट कर सकता है, खुद से प्रवाहित होने दे सकता है? इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे कंडक्टिंग कैसे बनाएं? अगर हम प्योर वाटर की बात करें यानी शुद्ध पानी की बात, शुद्ध पानी का अर्थ जिसमें किसी भी प्रकार के सॉल्ट नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो ऐसा जो पानी होता है, ऐसा जो वाटर है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। अगर हमें ऐसे पानी को कंडक्टिंग बनाना है तो इसमें हमें कुछ अमाउंट में आपका जो NaCl है यानी जो आपका सोडियम क्लोराइड है या नमक है, आप इसको डाल सकते हैं जिससे जो आपका ये पानी है वो कंडक्टिंग हो जाए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी शुद्ध पानी या शुद्ध जल अपने से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, एज इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के सॉल्ट या नमक नहीं होते। एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी अगर हम इसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक डालें, यानी जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, will turn the water to conducting medium, तो ये क्या करेगा, उस पानी को एक कंडक्टिंग मीडियम में परिवर्तित कर देगा, यानी इसे एक कंडक्टर या चालक बना। अब हमारा अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस, यानी जो एक फायर है, जैसे कहीं आग लगी है, तो जो फायरमैन है वो इसमें जो है वाटर हॉसेस का उपयोग कर, दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है यानी जो धारा का जो सप्लाई है उसको वो सबसे पहले बंद करते हैं। कब, जब वो पानी का उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए, उससे पहले। एक्सप्लेन वाई दे डू दिस, आपको ये बताना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अब अगर हम बात करें फायरमैन की, तो किसी भी जगह में जब कहीं आग लगती है तो सबसे पहले यानी पानी की जो है बौछार करने से पहले वो क्या करते हैं, सारे के सारे उस एरिया की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका पावर सप्लाई है उसे बंद करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पानी होता है, जो पानी है वो कैसा होता है आपका, वो आपका कंडक्टिंग होती है, एक कंडक्टर है, सुचालक है। तो अगर हम किसी भी, अगर वहां पे सपोज जहाँ आग लगी है वहां पे करंट आ रहा है और हमने वहां पानी जो है उसको बुझाने के लिए डाला, तो हो सकता है कि उससे करंट लग जाए और जो फायरमैन है उसको करंट लगे जिससे उसको जो है नुकसान पहुंचे। इसीलिए पानी डालने से पहले या आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग करने से पहले सारे के सारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है उसे बंद कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, इन केस ऑफ अ फायर, यानी आग के केस में, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर हॉसेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई,
यानी जब वो पानी का उपयोग करते हैं उससे पहले वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको, जो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फॉर द एरिया बिकॉज वाटर स्प्रेड फ्रॉम द हॉर्स में माइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो ऐसा क्यों करती है, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो पानी वो वहां पे जो है डालेंगे वो कंडक्टिंग हो सकता है और इससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, विच में कम इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो आपके घर के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसके कॉन्टैक्ट में आ सकता है, विच इंक्रीजेज द चांस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द वायर। इससे क्या हो सकता है, जो वायर है उनसे जो है करंट फ्लो कर सकती है, दिस में हर्ट द फायरमैन, और इससे क्या हो सकता है, जो फायरमैन है उसे आग लग सकती है, सॉरी उसको हर्ट हो सकता है, उसे परेशानी हो सकती है, यानी उसे करंट लग सकता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब भी फायरमैन वाटर हॉसेस का उपयोग करता है तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको इसलिए बंद करता है क्योंकि अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ अप्लायंसेस से पास हो रही होगी तो अगर वो पानी उसमें डालेगा तो हो सकता है उसको करंट लग जाए। यही कारण है कि वो क्या करता है, पानी को स्प्रे करने से पहले, पानी को डालने से पहले मेन सप्लाई को बंद कर देता है। अब आपका अगला प्रश्न है, A child stayed in a coastal region, tests the drinking water and also sea water with his tester। यानी एक बच्चा है जो कि कोस्टल रीजन में रहता है। अब वो क्या करता है, जो पीने का पानी है और जो सागर का पानी है दोनों को वो टेस्ट करता है टेस्टर के माध्यम से। He finds that the compass needle deflects more in the case of sea water। और वो क्या देखता है, सी वाटर के केस में, सागर के पानी के केस में जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन, क्या आप रीजन बता सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो अगर हम बात करें जो आपका सागर का पानी है तो उसमें नमक की जो मात्रा है या जो सॉल्ट है उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा होती है पीने के पानी से। यानी जो आपका समुद्र का पानी है या सागर का पानी है वो ज्यादा कंडक्टिंग होता है या गुड कंडक्टर है किसके कंपैरिजन में, पीने के पानी के कंपैरिजन में। यही कारण है कि जब बच्चा उसमें टेस्टर को डिप करता है तो उसे नमकीन पानी या जो उसका सागर का पानी है उसमें उसे ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं किसके कंपैरिजन में, उस पानी के कंपैरिजन में जिसका वो उपयोग पीने के लिए कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यानी जो नमक जो कि पानी में डिजॉल्व है, कौन से पानी में, सागर के पानी में, वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, पीने के पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में। सो द सी वाटर विल बी बेटर कंडक्टर देन द ड्रिंकिंग वाटर। और यही कारण है कि जो सागर का पानी है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा किसके कंपैरिजन में, पीने के पानी के कंपैरिजन में। दिस इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज रिफ्लेक्शन ऑफ निडल इन द सी वाटर। यही कारण है कि जब हम नमक के पानी में टेस्टर को रखते हैं तो उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देता है क्योंकि वो क्या है, उसमें नमक ज्यादा है जिस कारण वो एक सुचालक है या अच्छा कंडक्टर है, अच्छा चालक है पीने के पानी के कंपैरिजन में व्हेन कंपेयर्ड विद द ड्रिंकिंग वाटर। यानी जब हम उसका कंपैरिजन पीने के पानी से करते हैं तो उसमें हमें जो है ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई दे। अब आपका अगला प्रश्न है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर एक्सप्लेन। यानी आपसे ये कहा गया है कि क्या जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं जब बहुत ज्यादा जैसे बारिश हो रही है तो उस समय अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करे यानी
कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ये जो है खराब हो रखे, इनको अगर वो ठीक करे तो क्या ये सेफ होता है? तो अगर हम बात करें डाउनपोर की, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसे समय में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको अगर ठीक करता है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उससे करंट आए, और जो पानी गिर रहा है, क्योंकि जो पानी है उसमें भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट की मात्रा होती है, मिनरल्स होते हैं, तो हो सकता है वो उसके कांटेक्ट में आए, जिससे वो जो है आपका जो इलेक्ट्रिशियन है उस पे उसके कांटेक्ट में आए और उसको इससे इफेक्ट पड़े। यही कारण है कि जो डाउनपोर होता है उस समय इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल रिपेयर नहीं करनी चाहिए। No, it is not safe to repair electrical appliances outdoors during a heavy downpour. यानी नहीं, कभी भी जो है जब बारिश ज़्यादा हो रही होती है उस समय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक करना सही नहीं है, सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। रेन वाटर इज कंपोज ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट मेकिंग इट कंडक्टिव। यानी जो बारिश का पानी है उसमें कुछ अमाउंट में या कुछ मात्रा में नमक घुला हुआ हो, जो कि कंडक्टर होता है, जो कि कंडक्टिंग होता है, जो कि चालक होता है। This may cause electric shock and harm to the electrician while working outdoor during heavy pour. और इस कारण क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिशियन है उसको करंट लग सकता है, उसको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है, उसको जो है चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है जब भी वो बाहर या जब ज्यादा बारिश आ रही है उस समय वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर करता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।